इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हमारे पास रिसर्च पेपर्स, कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों और कुछ बेहद दिलचस्प साइंटिफिक आर्टिकल्स का एक पूरा बंडल है। बहुत सारा डेटा है आज। हाँ, और हमारा आज का विषय कुछ ऐसा है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं भारतीय मसालों की दुनिया की। बिल्कुल, हमारी अपनी रसोई की बात। सही कहा। आज हमने 8 प्रमुख मसालों पर फोकस किया है, लेकिन इस बार हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि कौन सा मसाला दिखने में कैसा है या उसका रंग क्या है। हाँ, क्योंकि वो तो हम सब जानते ही हैं कि हल्दी पीली होती है और लाल मिर्च लाल। तो एकदम सही। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि इन मसालों के पीछे का असली विज्ञान क्या है। कैसे ये साधारण से दिखने वाले बीज, पेड़ों की छाल और जड़ें एक ऐसा बायोकेमिकल जादू करते हैं जो स्वाद के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य का एक अद्भुत संतुलन बनाता है। ठीक है, हाँ। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है काली मिर्च का। बचपन से हम सुनते आए हैं कि सूप या चाय में काली मिर्च डालने से सर्दी जुकाम भाग जाता है, जो कि काफी हद तक सच भी है। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था कि आखिर एक छोटे से काले बीज में ऐसा क्या है जो गले की खराश या बंद नाक को खोल देता है। इसके पीछे का असल विज्ञान क्या है? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि काली मिर्च का ये प्रभाव उसके अंदर मौजूद एक खास केमिकल कंपाउंड की वजह से होता है, जिसे पाइपरीन कहते हैं। पाइपरीन? हाँ, जब काली मिर्च शरीर में जाती है तो यह पाइपरीन हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन को उत्तेजित करता है। अच्छा, तो ये सीधा हमारे पेट के एसिड पर असर डालता है? बिल्कुल, और ये एसिड भोजन को तोड़ने और पचाने के लिए बहुत जरूरी है। और जहाँ तक सर्दी जुकाम की बात है, पाइपरीन में थर्मोजेनिक गुण होते हैं। थर्मोजेनिक मतलब गर्मी पैदा करने वाला? सही समझे, यानी ये शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से एक गर्माहट पैदा करता है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी हमारी श्वसन नली में जमे हुए बलगम को ढीला करने का काम करता है। अरे वाह! इसीलिए काली मिर्च की चाय पीने के बाद अचानक से छाती और गले में एक अजीब सी राहत महसूस होती है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। यानी ये सिर्फ गले को सहलाने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि अंदर एक पूरी रासायनिक प्रक्रिया चल रही है। एकदम सही। और जब तीखेपन और गर्माहट की बात हो ही रही है, तो लाल मिर्च का विज्ञान भी समझना जरूरी है। खाने में अगर लाल मिर्च का तड़का लग जाए तो पसीना तक आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। तो क्या लाल मिर्च का तीखापन और काली मिर्च का तीखापन शरीर के भीतर एक ही तरह से काम करते हैं या इनके पीछे कोई अलग कहानी है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि इन दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अच्छा। हाँ, काली मिर्च का तीखापन पाइपरीन से आता है, जबकि लाल मिर्च का तीखापन एक बिल्कुल अलग कंपाउंड से आता है जिसे कैप्साइसिन कहा जाता है। कैप्साइसिन? जी। कैप्साइसिन का तरीका बहुत ही अनोखा है। ये हमारी जीभ और त्वचा पर मौजूद TRPV1 नाम के दर्द रिसेप्टर्स को ट्रिगर करता है। दर्द रिसेप्टर्स को? हाँ, असल में लाल मिर्च हमारे दिमाग को ये सिग्नल भेजती है कि शरीर सचमुच किसी गर्म चीज के संपर्क में आ गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? लाल मिर्च सच में हमारा तापमान नहीं बढ़ा रही, बल्कि वो हमारे दिमाग के साथ एक तरह का खेल खेल रही है। बिल्कुल, वो दिमाग को पूरी तरह चकमा देती है। दिमाग हिल गया ये सुनकर। और सुनिए, जब दिमाग को लगता है कि शरीर जल रहा है तो वो तुरंत शरीर को ठंडा करने के लिए पसीना निकालने का आदेश देता है। और इसीलिए हमें पसीना आता है। हाँ, और दर्द को कम करने के लिए एंडोर्फिन रिलीज करता है। एंडोर्फिन हमारे शरीर के प्राकृतिक फील गुड हार्मोन होते हैं। अच्छा, तो इसी वजह से बहुत तीखा खाना खाने के बाद कुछ लोगों को एक अजीब सी खुशी या एक रश महसूस होता है। बिल्कुल वही रश। इसके अलावा कैप्साइसिन सीधे तौर पर शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे शरीर ज्यादा कैलोरी बर्न करने लगता है। तो अगर मैं इसे समझूं, काली मिर्च पाचन तंत्र को अंदर से सुचारू करती है और लाल मिर्च मेटाबॉलिज्म के इंजन को तेज कर देती है। एकदम सटीक सारांश। यहाँ ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। हमने तीखेपन और उसके पीछे के केमिकल गेम को समझा, लेकिन अब अगर हम स्वाद के मूल आधार की तरफ बढ़ें तो मसालों की दुनिया का एक बिल्कुल अलग ही विज्ञान सामने आता है। हाँ, इसे हम दी अर्थी फाउंडेशंस या स्वाद का मूल आधार कह सकते हैं। और इसमें बिना किसी शक के सबसे पहला नाम हल्दी का आता है। हम सब जानते हैं कि चोट लगने पर हल्दी वाला दूध पिया जाता है। सदियों पुराना नुस्खा है। लेकिन मुझे जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि वैज्ञानिक अब हल्दी के उस खास तत्व करक्यूमिन पर इतने शोध क्यों कर रहे हैं? करक्यूमिन ही हल्दी का वो असली जादू है जिस पर आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं।
ये एक बेहद शक्तिशाली एंटी इन्फ्लामेटरी यानी सूजन कम करने वाला और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। कैसा कैच? अगर कोई इंसान केवल कच्ची हल्दी या उसका पाउडर ऐसे ही खा ले तो शरीर उस करक्यूमिन का बहुत ही कम हिस्सा सोख पाता है। अच्छा, ऐसा क्यों? इसे वैज्ञानिक भाषा में लो बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। करक्यूमिन शरीर में जाते ही लिवर द्वारा बहुत जल्दी फिल्टर करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो फिर सदियों से जो हल्दी हमारे खाने में या दूध में इस्तेमाल हो रही है, क्या उसका पूरा फायदा हमें मिल ही नहीं रहा था? या हमारे पूर्वजों ने इस लो बायो अवेलेबिलिटी का कोई तोड़ निकाल लिया था? यहीं पर तो हमारी पारंपरिक भोजन शैली का असली विज्ञान चमकता है। कैसे? अगर हम ध्यान दें तो भारतीय रसोई में हल्दी का इस्तेमाल कभी भी अकेला नहीं होता। इसे हमेशा तेल या घी के साथ पकाया जाता है। हाँ, तड़के में, बिल्कुल। और अक्सर इसके साथ काली मिर्च भी डाली जाती है। करक्यूमिन फैट सॉल्युबल होता है, यानी ये तेल या घी के साथ मिलकर शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाता है। और काली मिर्च का क्या रोल है इसमें? और उससे भी बड़ी बात, जो पाइपरिन हमने काली मिर्च में देखा था, वो करक्यूमिन के अवशोषण को शरीर में 2000% तक बढ़ा देता है। 2000%? ये तो एक चमत्कारिक आंकड़ा है ना? मतलब जब हम कढ़ाई में घी, हल्दी और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालते हैं तो हम अनजाने में एक बेहद जटिल बायोकेमिकल कॉकटेल तैयार कर रहे होते हैं जो हल्दी की मेडिकल पावर को अनलॉक कर देता है। बिल्कुल। बिना किसी आधुनिक लैब के ये समझ लेना कि कौन सा मसाला किस दूसरे मसाले के प्रभाव को सक्रिय करेगा, ये अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये जानकारी तो दिमाग के कई दरवाजे खोल रही है। अब इसी तड़के वाले आधार पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीरे की। जीरा, जो लगभग हर भारतीय व्यंजन में होता है। हाँ, हम सब रोज जीरे का तड़का लगाते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि उस तड़के की आवाज और चटकने के साथ असल में तेल के अंदर क्या रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही होती है? जीरा पेट के भारीपन को कैसे दूर करता है? जब जीरा गरम तेल में चटकता है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होती है जिसे माइलार्ड रिएक्शन कहते हैं। माइलार्ड रिएक्शन? जी, इस प्रक्रिया में जीरे के अंदर मौजूद इसेंशियल ऑयल्स जैसे कि क्यूमिनाल्डिहाइड बाहर निकलते हैं। और यही वो कंपाउंड है जो खुशबू देता है? बिल्कुल, यही वो कंपाउंड है जो उस बेहतरीन खुशबू के लिए जिम्मेदार है। लेकिन इसका काम सिर्फ खुशबू देना नहीं है। तो और क्या करता है ये? जब ये खुशबू हमारी नाक तक पहुंचती है तो हमारा दिमाग तुरंत हमारी लार ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है। यानी मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, और जब जीरा पेट में पहुंचता है तो ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के उत्पादन को बढ़ा देता है। यानी खाना मुंह में जाने से पहले ही जीरा हमारे पाचन तंत्र को ये बता देता है कि भारी खाना आ रहा है, मशीनरी चालू कर लो। एकदम सही। गाढ़ी करी या तले हुए व्यंजनों में जीरे का उपयोग करने का वैज्ञानिक कारण यही है कि ये भारी भोजन को पचाने के लिए शरीर को एडवांस में तैयार कर लेता है। अब इसी आधार में एक और अहम चीज जुड़ती है, धनिया के बीज। हाँ, धनिया पाउडर। मैं हमेशा सोचता था कि जब हम खाने में पहले से ही इतनी गर्मी वाले और भारी मसाले डाल रहे हैं तो उसमें धनिया क्यों मिलाया जाता है? क्या ये सिर्फ मसाले के पाउडर की मात्रा बढ़ाने के लिए होता है या इसका भी कोई अपना अलग विज्ञान है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो धनिया वो मास्टर स्ट्रोक है जो पूरे खाने का संतुलन बनाता है। संतुलन कैसे? आयुर्वेद और अब आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि धनिया की तासीर ठंडी होती है। अच्छा। जब आप हल्दी, लाल मिर्च और जीरे जैसी गर्म चीजें मिलाते हैं तो शरीर का तापमान और एसिडिटी बढ़ सकती है। धनिया के बीज उस गर्मी को शांत करने का काम करते हैं। तो ये एक तरह का कूलेंट है शरीर के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा धनिया के बीजों में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकते हैं। ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं, हल्दी हमारे शरीर की रिपेयरिंग कर रही है, जीरा पाचन के इंजनों को चालू कर रहा है, लाल मिर्च मेटाबॉलिज्म बढ़ा रही है और धनिया ये सुनिश्चित कर रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में शरीर का तापमान और ब्लड शुगर नियंत्रण में रहे। बिल्कुल सही। ये कोई संयोग नहीं हो सकता, ये एक पूरी तरह से डिजाइन की गई प्राकृतिक प्रणाली है। बिल्कुल, ये एक कंप्लीट सिम्फनी है जहां हर साज का अपना एक खास महत्व है। अद्भुत। अब जब हमने इस सिम्फनी के बेस को समझ लिया है तो चलिए खुशबूदार और मीठे मसालों की ओर चलते हैं। The aromatic finishes। हाँ, इसे हम द एरोमेटिक फिनिशेस कह सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है दालचीनी का। दालचीनी की छाल को हम मीठे व्यंजनों या भारी शाही खानों जैसे बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं।
बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है इसकी। लेकिन रिसर्च बताती है कि ये सिर्फ एक फ्लेवरिंग एजेंट नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हमारे दिल और रक्त संचार पर होता है। जी हाँ, दालचीनी के अंदर सिनेमैल्डिहाइड नाम का एक शक्तिशाली कंपाउंड होता है। सिनेमैल्डिहाइड? दालचीनी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एक बेहतरीन वैसोडाइलेटर है। वैसोडाइलेटर का मतलब? इसका मतलब है कि ये हमारी रक्त वाहिकाओं को आराम पहुंचाती है और उन्हें थोड़ा चौड़ा करती है, जिससे ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है और हृदय को रक्त पंप करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। वाह! सोचिए, जो मसाला भारी बिरयानी या मीठे पकवानों में डाला जा रहा है, वही मसाला असल में उस भारी खाने से होने वाले कोलेस्ट्रॉल और हृदय संबंधी दबाव को कम करने का काम कर रहा होता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप किसी भारी चीज के साथ ही उसका एंटीडोट या बचाव भी परोस रहे हो। बिल्कुल वही बात है। और दालचीनी के साथ साथ एक और गहरे भूरे रंग का मसाला है जो बहुत छोटा है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत तीव्र होता है। लौंग छोटी सी लेकिन बहुत तेज। मुझे याद है, जब भी दांत में दर्द होता था तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि लौंग दबा लो। मैं जानना चाहता हूँ कि ये कोई अंधविश्वास है या सच में लौंग में कोई एनेस्थेटिक या सुन्न करने वाला गुण होता है? ये बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं है, बल्कि 100% खरा विज्ञान है। सच में? हाँ, लौंग के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली केमिकल होता है जिसे यूजेनॉल कहते हैं। यूजेनॉल आधुनिक दंत चिकित्सा में भी इस्तेमाल होता है। डेंटिस्ट भी इसे इस्तेमाल करते हैं? जी, ये एक प्राकृतिक एनेस्थेटिक यानी सुन्न करने वाली औषधि है। जब आप लौंग को दांत के पास दबाते हैं तो ये यूजेनॉल रिलीज होता है और सीधा उन नसों के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है जो दिमाग तक दर्द का संदेश ले जा रही होती हैं। कमाल है। इसके साथ ही ये एक जबरदस्त एंटीबैक्टीरियल भी है जो कैविटी वाले बैक्टीरिया को मारता है। वाकई मैंने कभी नहीं सोचा था कि लौंग का वो तेज और झंझनाहट पैदा करने वाला स्वाद ही असल में नसों को ब्लॉक करने वाला रसायन है। वो स्वाद ही असल में उसका काम कर रहा है। यह तो एक चलता फिरता डेंटल क्लिनिक है जो हमारी रसोई के डिब्बे में रखा है। और इस खुशबूदार सफर का अंत हम एक ऐसे मसाले से करेंगे जो अक्सर खाने के बिल्कुल अंत में आता है, छोटी इलायची। सबके पसंदीदा। हम इसे माउथ फ्रेशनर की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये केवल सांसों को महकाती है या शरीर के भीतर कुछ और भी काम करती है? इलायची को माउथ फ्रेशनर के तौर पे खाना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत तार्किक विज्ञान है। वो कैसे? इलायची में मौजूद एसेंशियल ऑयल्स जैसे सिनियोल मुंह के अंदर मौजूद बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को जड़ से खत्म करते हैं, लेकिन इसका काम गले के नीचे भी जारी रहता है। अच्छा, पेट में भी इसका असर होता है? हाँ, भारी और मसालेदार भोजन खाने के बाद पेट में कभी-कभी ऐंठन या एसिडिटी हो सकती है। इलायची एक एंटीस्पाज्मोडिक की तरह काम करती है। एंटीस्पास्मोडिक यानी ये पेट और आंतों की मांसपेशियों को आराम पहुंचाती है और गैस को बनने से रोकती है। ये भारी खाने के बाद सिस्टम को वापस शांत करने का एक प्राकृतिक तरीका है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? आज हमने इस डीप डाइव में जो कुछ भी समझा वो हमें मसालों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। बिल्कुल। लाल मिर्च का कैप्साइसिन हमारे दिमाग को चकमा देकर एंडोर्फिन रिलीज कराता है। हल्दी का कर्क्यूमिन काली मिर्च के पाइपरिंग के साथ मिलकर एक शक्तिशाली हीलिंग औषधि बन जाता है। जीरा हमारे पैंक्रियास को जगाता है, धनिया हमारे ब्लड शुगर को संभालता है, दालचीनी हमारी नसों को आराम देती है, लौंग दर्द को सुन्न करती है और इलायचीज पूरे सिस्टम को अंत में शांत कर देती है। ये कोई साधारण रसोई का सामान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा का पूरा बायोकेमिकल पावर हाउस है जिसे सदियों के अवलोकन और अनुभव से तैयार किया गया है। सही कहा। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल उठता है। परेशान करने वाला सवाल? हाँ, आज हमने जिस विज्ञान और जिन केमिकल कंपाउंड्स जैसे कर्क्यूमिन, पाइपरीन, यूजेनॉल की बात की, वे पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करते हैं कि ये मसाले किस मिट्टी और किस मौसम में उगाए जा रहे हैं। पर्यावरण का असर। आज जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है और मिट्टी की गुणवत्ता गिर रही है, रिसर्च बताती है कि पौधों के अंदर इन एसेंशियल ऑयल्स और कंपाउंड्स की मात्रा तेजी से कम हो रही है। यह तो बहुत ही चिंताजनक बात है ना? सोचने वाली बात यह है कि क्या 50 साल बाद हमारे डिब्बों में रखी हल्दी में आज जैसी हीलिंग पावर बचेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी ये प्राकृतिक फार्मेसी उतनी ही कारगर रहेगी, या हम सिर्फ मसालों का रंग और आकार खाते रह जाएंगे जबकि उनके अंदर का विज्ञान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए।